हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखनी होगी कि ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, कैसा है? सांविधिक निकाय है, लेकिन याद रखना संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक नहीं, सांविधिक कैसे? अब देखिए, इसका जो गठन हुआ था ना, इसका जो गठन हुआ था संसद में पारित अधिनियम के आधार पर, पारित अधिनियम के आधार पर इसका गठन हुआ। ठीक है, जो अधिनियम लाया गया था उस अधिनियम का क्या नाम था? उस अधिनियम का नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसी के द्वारा इसका गठन हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना है, इसका संशोधन कब हुआ है ये भी याद रखना चाहिए। संशोधन हुआ 2006 में। ठीक है, ये क्या करता है? ये तो संस्था है, जो संस्था है ना, ये संस्था भारत में या देश में मानवाधिकारों का प्रहरी, आवाज जा रही? ठीक है, देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है ये। मतलब कहने का ये है कि ये संविधान के द्वारा अभी निश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता, व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार है। ठीक है, ये प्रहरी शब्द का मतलब क्या है? तात्पर्य है संविधान द्वारा अभिनिश्चित अधिकार, अधिकार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित, संधियों में निर्मित अधिकार, और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित अधिकार। इसका मतलब ये कौन से? जीवन से संबंधित अधिकार है, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लिख सकते हैं, उद्देश्य है मानवाधिकार मुद्दों का पूर्ण रूप में समाधान करने के लिए सर भारत में न्यायालय द्वारा उसके बाद क्या लिखा है? अधिरोपित अधिकार, संस्थागत अधिपित लिखा है। अधिरोपित है, अधिरोपित व्यवस्था को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, मतलब संस्थागत व्यवस्थाएं, उन सभी संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए, उन सभी संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना है जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूरी तरह से समाधान किया जा सके। दूसरा क्या है? दूसरा है अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना भी इसका उद्देश्य है। अधिकारों का अतिक्रमण क्या है? सरकार से स्वतंत्र रूप से इस तरह देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। मतलब जो लोगों को, नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उन पर किसी प्रकार की पाबंदी है ना हो। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है? किए गए प्रयासों को पूर्ण और सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है। किए गए प्रयासों को पूर्ण और सशक्त बनाना इसका उद्देश्य। ठीक है, अब इसकी संरचना की हम बात करें। संरचना कैसी है भाई? एक तो ये याद रखना कि बहुसदस्यीय संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था का मतलब है
एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए। जो अध्यक्ष होंगे जो अध्यक्ष होंगे तो भारत का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, भारत का मतलब उच्चतम न्यायालय का। एक चीज़ और याद रखना होगा, इससे पहले इसमें पहले प्रावधान ये था कि मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन 2019 से 20 में ये चीज़ बदल दी गई। अब क्या हो गया, योजना जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, ठीक है। ये हमें याद रखना, ठीक। इसके अलावा जो सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष की तो बात हो गई कि अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। अब सदस्य कौन होंगे फिर, सदस्य क्योंकि 4 हैं तो एक तो होंगे उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त सर न्याय अध्यक्ष के नीचे क्या लिखा है? सदस्य लिखे हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये एक होंगे, ठीक है। दूसरे सदस्य कौन होंगे, दूसरे सदस्य होंगे उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, इनकी भी संख्या 1 होगी, ठीक है। बाकी 2 व्यक्ति कौन होंगे, ये भी लिख लीजिए। मानवाधिकार से संबंधित जानकारी, ठीक है, या कार्य अनुभव वाले व्यक्ति जिनकी संख्या होगी 2, तो 1, 2 और 2 4 सदस्य, एक अध्यक्ष हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, ये जो सदस्य हैं ना, ये पूर्णकालिक ढांचा है इनका, ये कैसे हैं, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। बाकी पदेन सदस्य भी होते हैं इसमें, पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये 3 कौन हैं, ये पदेन सदस्य, मतलब जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा, जो भी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होंगे वो सब इसके सदस्य होंगे, ठीक है, याद रखें, ठीक। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा तो किया जाता है, बात सही है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ये जो नियुक्ति होती है ना, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। अब इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये हमने आपको करंट में भी बताया है, हालांकि आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे कौन, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति होंगे, ठीक है। दोनों सदनों के
विपक्षी दल के नेता भी होंगे, विपक्षी दल के नेता भी होंगे इस समिति में, ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्री भी होंगे, ठीक है, बात समझे। तो एक हो गए, दो हो गए, दो चार हो गए और ये पांच हो गए, और ये प्रधानमंत्री है अध्यक्ष के सदस्य 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात समझे। एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए, इनके सबके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी हो सकती है, ठीक है। इन सब की नियुक्ति तो हो जाएगी, इनके अलावा जो नियुक्ति है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है, याद रखें। इनका कार्यकाल क्या होता है? अच्छा, एक चीज क्लियर रखना, ये जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है ना, इस समिति की बात, समिति के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये बात क्लियर रखना। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर होता है सर LS क्या लिखे हैं? लोकसभा, ठीक है। अच्छा, इनका जो कार्यकाल होता है ना, 3 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है, ठीक है, जो भी पहले उनको उस अपने कार्यकाल के बाद त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब एक बार नियुक्ति हो जाए, नियुक्ति के बाद अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है, केंद्र व राज्य सरकार में किसी पद के योग्य नहीं होते, ठीक है, बात समझे। तो अब सवाल ये है कि क्या ये अपने पद पर अपने कार्यकाल तक बैठे ही रहते हैं? सवाल अब ये है, तो उस सवाल का जवाब क्या होगा? क्या ये स्थायी तौर पर बने रहेंगे? बोलिए, क्या ये स्थायी तौर पर बने रहते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं बने रहते भाई? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को कभी भी किसी भी समय उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है, पदमुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा। शर्तें क्या होंगी, कैसे हटा देंगे, कि किन आधारों पर हटाएंगे? तो दिवालिया होने पर हटा देंगे। अगर कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त पाए जाएं, प्रदत्त रोजगार में लगने पर। अब कब? कार्यकाल के दौरान, ठीक है। और क्या है शर्त है मानसिक और शारीरिक कारणों से काम करने में असमर्थ होने पर, ठीक है, ये। और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, याद रखना, ये न्यायालय द्वारा घोषित किया जाएगा, ठीक है, बात समझे, न्यायालय द्वारा घोषित, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर
किसी अपराध के दोषी हैं, तो नीचे कीजिए ना। किसी अपराध के दोषी पाए जाने पर और सजा याफ्ता हुई हो, इन स्थितियों में राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनको इनके पद से हटा देंगे, कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है। इन सब के अलावा इन सब के अलावा दुराचारण दुराचरण या अक्षमता के कारण भी पद से हट सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, हमने जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी बताया था आप लोगों को, और मेरे ख्याल से निर्वाचन आयोग के बारे में भी बताया था। दुराचरण और अक्षमता जो है, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित। तो पद मुक्त के आगे क्या लिखा है? पदमुक्त के बाद किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दुराचरण घोषित हुए। अब दुराचरण होता क्या है, हमने आपको बताया है, संविधान में भी इस बात का जिक्र है कि दुराचरण होता क्या है ना। जैसे मान लीजिए एक पद पे बने हुए हैं, वहाँ पे हमने 3 स्थितियों के बारे में पढ़ा था। एक तो ये कि इसके अलावा अगर ये कहीं पर वेतन और उठा रहे हैं राज्य सरकार के अंतर्गत या फिर केंद्र सरकार की नौकरी के साथ, उस स्थिति में दुराचारी माने जाएंगे। दूसरा, अगर ये किसी कंपनी या संस्था से जुड़े हों और लाभ अर्जित कर रहे हैं, उस स्थिति में दुराचारी माने जाएंगे, है ना। इस स्थिति में अगर ये वाली चीज़ें हैं, इस मामले में अगर उच्चतम, पहली बात तो जांच का विषय बनता है, तो जांच किसको सौंपी जाती है, उच्चतम न्यायालय को। और उच्चतम न्यायालय अगर जांच के बाद आरोपों को सही पाता है तो वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इनको इनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इनके जो वेतन भत्ते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, वेतन और भत्ते इसका निर्धारण करती है केंद्र सरकार, निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज और याद रखना, नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना, मत समझो, ध्यान देना। काम क्या है, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी कि वह अवहेलना करता हो कि जांच स्वप्रेरणा न्यायालय के आदेश से करना। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, जेल बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन भी कर सकते हैं, सिफारिश भी कर सकते हैं। इनकी ये भी काम है कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश भी करें। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना इनका काम है जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि दस्तावेज जो शुरुआत में ही बताए थे, इसके अलावा मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना, उसको प्रोत्साहित करना, लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी को फैलाना, उनकी सुरक्षा के उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना भी क्या है, इनका काम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसके बारे में याद रखना है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये हम ऐसे याद रखने के लिए है कि आयोग का कार्य निष्पादन कौन कौन से विषय इसके पास हैं मौजूद। तो बंधुआ मजदूरी की समाप्ति वाला विषय भी इन्हीं के पास है। इन्हीं के पास रांची, आगरा, ग्वालियर में मानसिक अस्पतालों का संचालन भी करने का काम है, इन्हीं के पास है ना। आगरा स्थित सरकारी सुरक्षा गृह जो महिला वाला वार्ड है उसका संचालन करना, भोजन का अधिकार से संबंधित मुद्दा भी, बाल विवाह रोक अधिनियम 1929 की समीक्षा करना भी इनके कार्य निष्पादन में शामिल है। बाल अधिकार पर अभी समय से प्रबंधित प्रोटोकॉल, सरकारी सेवकों के द्वारा बच्चों को रोजगार में जाने से रोकना, सेवा नियमावली में संशोधन भी इनके कार्य निष्पादन में शामिल है। बाल श्रम की समाप्ति, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शिता। ठीक है, मार्गदर्शिता, महिलाओं बच्चों का अवैध व्यापार, लैंगिक संवेदीकरण के लिए न्यायपालिका के नियम पुस्तक, यौन पर्यटन, अवैध व्यापार के रोक के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम, मातृत्व रक्ताल्पता और मानवाधिकार, वृंदावन परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकना भी इनके कार्य निष्पादन में आता है। रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न भी इसी इनके हाथ में है। हाथ से महिला साफ करने की प्रथा का अंत भी इनके कार्य निष्पादन में शामिल है। दलितों से संबंधित मामले, उन पर किए जाने वाले अत्याचार भी इनके हाथ में। विकलांग
व्यक्तियों के अधिकार, अनधिसूचित और घुमंतु जनजातियों की समस्याएं, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले, HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार, ठीक है। ऐसी कई सारे कार्य निष्पादन, जिला परिवार परिवाद प्राधिकार, जनसंख्या नीति, विकास मानवाधिकार जैसे कई सारे काम उनके पास उपलब्ध है, ठीक है। जब इसका संशोधन हमने आपको बताया, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1993 में। उसमें एक बार संशोधन हुआ 2006 में। तो जब 2006 में संशोधन हुआ, तो ये याद रखना है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कार्यकाल और कार्यकाल की बात, ये तो ये 2006 से लागू, 2006 में जो संशोधन हुआ उसमें इस बात का संशोधन किया गया 5 साल और 70 साल जो इनका कार्यकाल है उसको हटा देना चाहिए, उसको 3 कर देना चाहिए, 3 साल करना चाहिए। सदस्य की नियुक्ति के लिए भी इसमें प्रावधान है, सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता शर्तों में परिवर्तन भी किया गया। मानवाधिकार आयोग के साथ उपलब्ध अनुसंधान मशीनरी को मजबूत करना 2006 के संशोधन में शामिल रहा, ठीक है। अगर आयोग को जांच करना है तो उस दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है। तो ये कुछ हैं बातें जो 2006 के संशोधन में सामने आई थी, ठीक है, याद रखना चाहिए।